गुड मॉर्निंग गाइज। अब आज हम यानी कि आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंदर हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब। अच्छा, ये जो पेपर है आपको नीचे मिल जाएगा, लिंक डाउनलोड कर लेंगे, लिंक नीचे दे रखा है इसका। ठीक है, उस पेपर को आप हिंदी में पेपर भी है और इंग्लिश में पेपर भी है। मैंने ये सीट इंग्लिश वाली ली है और इस क्वेश्चंस को मैं हिंदी में भी डिस्कस करूंगा। आप उन पेपर्स को देख लें और क्वेश्चन को समझ लें। ओके, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज द न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कौन से एक्ट को नया चार्टर स्लेवरी का बनाया था, गुलामी का? तो इन्होंने बताया था 1935 वाले को, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें ये लिखा था, इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम अंग्रेजों की बात दोबारा से मान रहे हैं, हमको दोबारा गुलाम होते जा रहे हैं, क्योंकि 1935 वाले एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ नया हो रहा हो। अंग्रेज दोबारा से पुरानी बातें हम पे थोप रहे हैं। तो ये इस चार्टर के अंदर ये था। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमने भी जो संविधान बनाया था, हमने भी उस संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ें सेम इसी से ले रखी हैं। हमने भी इसके अंदर कुछ बदलाव नहीं किया। हमारा संविधान बना था, बहुत सारी बातें हमने इसी से ली हैं, तो उतारा है हमने इसी को ही। तो ये था इसके अंदर, और तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट द विंडिंग अप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेंड फ्रीडम। तो इनमें से ऐसा कौन था जिसने कहा था कि आज़ादी मिलने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को वाइंड अप कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं? तो इसका आंसर है हमारा सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ये मानना था कि कांग्रेस का मेन काम आज़ादी दिलाना है, आज़ादी मिल गई है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये सबको पता होगा। 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, 1885 में, और सबसे ओल्डेस्ट पार्टी हमारी यही है। नेक्स्ट है फिर, गिव द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनका हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, कब कौन सी संस्था बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। देखो, मुस्लिम लीग जिसकी मेन डिमांड थी, क्या मेन डिमांड थी? पाकिस्तान क्रिएट करना, ये बनी थी आपकी 1906 में। मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। अनटचेबिलिटी के लिए, अनटचेबल के लिए एक लीग बनाई गई थी, ऑल इंडिया, जिसको हरिजन सेवक संघ भी कहा गया, ये आपकी बनी थी 1932 में, हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन कहते थे महात्मा गांधी, ठीक है, लोअर कास्ट वालों को, लोअर क्लास वालों को। तो ये अनटचेबिलिटी के लिए बनाया था। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये बनी थी आपकी 1920 में। और फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो मैं पहले बता चुका हूँ, 1885 में बनी है। सबसे पुरानी हमारी क्या है? डी। तो डी का सबसे पहला ऑप्शन बी दिख रहा है हमको, 4132, तो ये कर लेंगे हम, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मैंने आपको क्रोनोलॉजी भी लिखवा दी है, अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है तो आप एबल हो क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चन को करने के लिए, कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कब कब बनी है। अनटचेबिलिटी वालों का काम था कि अनटचेबल लोग जिनके हाथ छुआछूत होता है उनको ऊपर उठाना समाज के अंदर। ट्रेड यूनियन का काम क्या था कि ट्रेड को और आगे क्या होता है, डेवलप करना। नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी किस लिए? ताकि कंट्री को आज़ादी दिला सके हम लोग। तो ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड रॉल्ट एक्ट अक्रॉस पॉपुलर इंडिगनेशन। रॉल्ट एक्ट का ना अराउज पॉपुलर इंडिग्नेशन क्यों हुआ था, यानी कि रॉल्ट एक्ट के खिलाफ लोग क्यों जमा हो गए थे? देखो, रॉल्ट एक्ट जो आया था ना हमारा, बहुत एक कह सकते हैं एक ऐसा कानून था जिसने लोगों को दबा दिया। यानी कि अगर आप कहीं पे भी खड़े हो रहे हो, 3 से 4, 4 से 5 जैसे ग्रुप में अगर आप खड़े हो, तो आपको ग्रुप में आप खड़े नहीं हो सकते, ठीक है, डिस्कस नहीं कर सकते। पुलिस बिना किसी को बताए इम्प्रिजन करने का राइट दे रही थी। तो ये सब चीज़ें रॉलेट एक्ट के खिलाफ जाती थी, इसलिए रॉलेट एक्ट जैसे ही पास हुआ तो लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आया रॉलेट एक्ट के लिए। तो इसका सी ऑप्शन, इट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, कि लोगों को इम्प्रिजन जेल में डालने की भी उन्होंने अनुमति दे दी इस एक्ट ने, विदाउट ट्रायल के, कि हम आपका ट्रायल नहीं करेंगे, ना कोर्ट में ले जाएंगे, ना कुछ करेंगे, केवल सीधा जेल में डालेंगे आपको। तो ऑप्शन सी वी कैन से द करेक्ट आंसर। नाउ, हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया। क्रिप्स मिशन पहले ईयर समझ लेंगे। क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया था, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। अच्छा, क्रिप्स मिशन को भेजने वाले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? तो ये हमारा है,
तो चर्चिल उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने भेजा था क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, ठीक है, सक्सेस नहीं मिल पाई थी उसको। फिर बाद में कैबिनेट मिशन आया 1946 में, वो हमारा सक्सेस हुआ। तो मिशन भेजे जा रहे थे ताकि इंडियंस पार्टिसिपेट करें वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था और ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा जरूरत थी इंडियंस की फोर्स के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वर ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर विद क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन जब आया भारत के अंदर 1942 के अंदर, उस टाइम पे भारत की तरफ से कौन नेगोशिएटर था, तो भारत की तरफ से थे पंडित नेहरू जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये उनसे बात करने गए थे क्रिप्स मिशन वालों से, यानी कि अपनी बात रखने गए थे सामने। अपनी बात सामने रखने के लिए गए थे, अपनी बात सामने रखने के लिए गए थे कि हमारी ये बात है, ये सारी प्रॉब्लम है, ये सारी चीज डिस्कस करनी है। तो ये हमारा सी, पंडित नेहरू मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, विच इज रिगार्डेड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन, भारतीय जो एजुकेशन है किसके बिहाफ पर है, मैग्ना कार्टा। बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन एजुकेशन के लिए कौन सी चीज आई थी जिसकी वजह से इंडियन एजुकेशन पूरी बदल गई है, बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो हमारा आंसर है इसका वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच आया था 1854 के अंदर, 1854 में वुड डिस्पैच आया था, मैंने ये लिखवा दिया। वुड डिस्पैच में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करा गया कि इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम हो गई, कॉलेज का सिस्टम, स्कूल का सिस्टम, ये सारी चीज़ें आई, जिसके बाद चीज़ें बदल गई। एजुकेशन सिस्टम हमारा प्रेजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी जो हम पढ़ते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ, वो सारी हमारे ब्रिटिशर्स की है। तो वो इस डिस्पैच के बाद, इस रूल के बाद हमारी ऐसी हो गई, चेंज हो गई। नेक्स्ट है, शाहजहां से एल्डेस्ट सन द लिबरल दारा शिकोह बिकेम रीजेंट इन विच ईयर। दारा शिकोह कब रीजेंट बने ना, रीजेंट का मतलब है अगर मान लो जब किंग ना रहे तो वो कौन संभालेगा, यानी कि राज प्रभारी कह सकते हैं, ठीक है, या राज प्रतिनिधि कह सकते हैं हिंदी के अंदर, जो एम्परर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर फादर की डेथ हो गई है या किंग की डेथ हो गई है तो वो। तो 1658 में दारा शिकोह सबसे बड़े बेटे थे इनके, शाहजहां के, ठीक है। इनकी किलिंग कर दी औरंगजेब ने, और औरंगजेब फिर खुद राजा बन गया, यानी कि अपने बड़े भाई की किलिंग करने के बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू कंसेंसस इन मॉडर्न जेनेटिक्स एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस फर्स्ट अराइव इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम अफ्रीका बिटवीन। तो अफ्रीका में ऐसा माना जाता है कि पहले जो इंसान का जो डेवलपमेंट हुआ था, तो मॉडर्न ह्यूमंस पहले अफ्रीका के अंदर थे, तो अफ्रीका से ट्रेवल करके वो लोग इंडिया में आए। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया महाद्वीप में, भारतीय महाद्वीप में कब आए, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर है डी, 73,000 to 55,000 ईयर्स अगो। ऐसा माना जाता है कि वो लोग यहाँ पे ट्रेवल करके आए और वो लोग यहाँ पे बसे, ठीक है। नाउ वो फाउंड द सुंग डायनेस्टी मगध। संग डायनेस्टी मगध की किसने फाउंड करी थी, तो सुंग डायनेस्टी, संग डायनेस्टी दोनों कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो 10वां क्वेश्चन अगर नजर नहीं आ रहा आपको तो आप लोग पीडीएफ से देख सकते हो। तो इसको फॉर्म किया था पुष्यमित्र सुंग ने। मैं फिर बोल देता हूँ इस क्वेश्चन को। सुंग डायनेस्टी, सुंग वंश आया था मगध के अंदर, जिसको बनाया था पुष्यमित्र सुंग ने, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को क्वेश्चन प्रिपेयर करने, ठीक है। और इसके मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसी के क्या बोलते हैं, जो पेपर क्वेश्चन पेपर है, आपको लिंक नीचे दे रखा है, आप उसको पढ़े, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, पेपर को खोल के देखें, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले, ठीक है। जिसको जो मीडियम उस हिसाब से देखे और उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें। मैं हर बार कहता हूँ क्लास के अंदर कई कई बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।